नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करेंगे पुतिन के ऑर्डर को लेकर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो भी करते हैं वो खुलेआम करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। पुतिन एक बार फिर अगर किसी काम का आगाज करते हैं तो अंजाम की परवाह नहीं करते हैं, फिर चाहे वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाएं। अमेरिकी मदद की बदौलत रूस यूक्रेन जंग में 4 साल से फंसा है, लेकिन पुतिन पीछे नहीं हटे, जंग में डटे हैं, बेखौफ खड़े हैं। अब वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर पुतिन ने ट्रंप के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है और अमेरिकी नेवी की ओर से रूसी जहाजों पर कब्जे के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रूसी जहाजों पर कब्जे के बाद पुतिन ने करीबी ने अमेरिका पर एटमी अटैक की धमकी दी है। रक्षा मामलों पर बनी स्टेटस समिति के उपाध्यक्ष और रूसी सांसद ने एलेक्सी जुरावलेव ने अमेरिका को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि मॉस्को को सैन्य तरीके से अमेरिका का जवाब देना चाहिए। उन्होंने रूस से टॉर्पीडो से हमला करने और मोनिटेरा टैंकर को पकड़ने वाले ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी जहाज को पानी में डुबाने की बात कही। मतलब साफ, रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कि क्या पुतिन अब एटमी अटैक का ऑर्डर देंगे? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्थितियां ये बनती हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच किस तरीके से अमेरिका और रूस का अगला कदम हो सकता है और वैश्विक हालात पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब कुछ और जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। किस तरीके से रूस के पास सबसे बड़ा एटमी जखीरा है, रूस के पास अमेरिका से भी बड़ा परमाणु हथियार है। आप समझिए किस तरीके से रूस के पास 5580 एटम बम होने का दावा है, यानी कि 5500 से ज्यादा, 5600 के करीब रूस के परमाणु हथियार पर पुतिन का कंट्रोल है और रूस के 1710 एटम बम अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पर 870 हथियार हैं। पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों पर 640 हथियार मौजूद हैं। भारी बमवर्षक ठिकानों पर 200 हथियार तैनात हैं और इन हथियारों से रूस दुनिया को कई बार बर्बाद कर चुका है। यह महत्वपूर्ण बात है कि रूस कई बार बर्बाद जो है वो कर चुका है। तो ऐसा आप समझिए कि किस तरीके से यहां पर स्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी विनाशकारी परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत रवि जी सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से रूसी जहाजों को अमेरिका के द्वारा जब्त किया गया है और अब रूस के द्वारा जिस तरीके से कड़ा रुख अख्तियार करने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा रवि जी, जो इस वक्त मौजूदा वैश्विक हालात बने हुए हैं, क्या इन वैश्विक हालातों के बीच एक और मुहाने पर जंग देखने को मिलेगी? क्या अमेरिका वर्सेस रूस अब आमने सामने की लड़ाई में उतरेंगे? जी बिल्कुल, कई बार दुनिया में ऐसे हालात बने कि कई मुल्क आपस में लड़ते नजर आए, तो ऐसे हालात लगने लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, चिंगारी लग चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी भी 3 महाशक्तियां, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम रूस की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, कभी भी आमने सामने नहीं आई। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि वेनेजुएला के मैटर पर कहीं ना कहीं यह दोनों देश, चाहे हम अमेरिका की बात करें या रूस की बात करें, दोनों ही पूरी तरह से आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सिर्फ आमने सामने खड़े नहीं नजर आ रहे, बल्कि जिस प्रकार से परमाणु ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी दी गई रूस द्वारा, और लगातार वहां के सांसद भड़के हुए हैं, जिस प्रकार से वो चाह रहे हैं कि अमेरिकी पनडुब्बियों को भी डुबा दिया जाए, क्योंकि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा है। और खासकर रूस के फ्लैग के अंडर चलने वाले रूसी तेल टैंकर मरीनारा को जिस प्रकार से अटलांटिक सागर में जब्त किया गया, जिसके पास 24 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको परमिट दिया गया था रूस द्वारा कि वो यात्रा कर सकता था, उसके बावजूद जिस प्रकार से कोस्ट गार्ड, अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उसका ना सिर्फ पीछा किया बल्कि उसे जब्त कर लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं रूस पूरी तरह से भड़क चुका है। वहां के सांसद लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे में अब मैं समझता हूं व्लादिमीर पुतिन भी
पशुपेश की स्थिति में, क्योंकि इस समय पर कहीं ना कहीं ना सिर्फ बाहरी स्तर पर बल्कि आंतरिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति में है कि अब अमेरिका को उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में जी। हालात लगातार वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहे हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि अमेरिका का वेनेजुएला पर जिस प्रकार से कब्जा करना, उसके बाद कई मुल्क सामने आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से रूस के साथ पूरी तरह से अपना रवैया अमेरिका, क्योंकि पहले कई दिनों पहले बात चल रही थी दोनों देशों में, और लगता था कि शायद हालात अभी सुधरे रहेंगे, लेकिन लगातार एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी अब लगती नजर आ रही है, क्योंकि मामला पूरी तरह भड़क चुका है। और बिल्कुल रवि जी, ये बड़ी बात कही आपने, ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर इस वक्त दुनिया खड़ी हुई नजर आ रही है। कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा। टीपी त्यागी जी, अगर बात यहां पर अमेरिका के सेक्शन को लेकर करें, क्या त्यागी जी आप समझते हैं कि अमेरिका के द्वारा जानबूझकर ये रेड लाइन क्रॉस की गई है ताकि रूस को उकसाया जा सके? देखिए सर, इस कहानी में बहुत सारे इफ एंड बट है जी। जो रशिया का जहाज है, इसका नाम था बेला वन। जो बेला वन है वो उनकी शैडो फ्लीट का एक टैंकर है। बेला वन को अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखी थी और 2 हफ्ते से अमेरिका उसका पीछा कर रहा था। बेला वन ने अपना नाम बदल दिया, उसको मैरी रेला कर दिया और उस पर रूस का झंडा लगा दिया, और उसको ब्रिटेन की मदद से लॉजिस्टिकल एंड इंटेलिजेंस अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर से पैराट्रूपर उतारकर कब्जा कर लिया नॉर्थ अटलांटिक में। अब रशिया कहता है कि साहब आपने इंटरनेशनल वाटर्स में मेरे टैंकर के ऊपर कब्जा किया है। मेरा टैंकर किसी नेशन की टेरिटोरियल वाटर की लिमिट में नहीं था, ओपन सी में था, यहाँ आप रूल के मुताबिक नहीं कर सकते। तो अमेरिका का आर्गुमेंट ये हो सकता है कि तुमने कौन से इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। यानी कि इसमें तो बहुत सारे इफ एंड बट है, पर खास बात ये है कि रशिया के जो नेशनल पार्लियामेंट डूमा है, उसके डिप्टी चेयरमैन ने यह बयान दिया कि अब रशिया को अपने टॉर्पेडो से अमेरिका के 2-4 शिप को डुबो देना चाहिए, न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। ये वहां के लोग भी कह रहे हैं, रशिया के लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका के पे जब पर्ल हार्बर में अटैक हुआ तो उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रशिया को आज तक हो चुका, लेकिन अमेरिका ने उसके बाद जापान पे एटॉमिक अटैक कर दिया। अरे अगर स्टालिन रहा होता तो अब तक वो कर देता, लिहाजा इसको पुतिन को उकसाया जा रहा है, लेकिन पुतिन अभी तक धैर्य का सामना कर रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ ये धैर्य का सामना तब तक करेंगे, ये धैर्य से काम तब तक करेंगे, इनका पर्सनल स्टेटमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक चीन इनके साथ पूरी तरह कुल्लम कुल्ला साथ में नहीं आ जाता। अब चीन की स्थिति यह है कि वेनेजुला से चीन ले रहा था रोजाना 8 लाख बैरल पर डे, 8 लाख बैरल पर डे वेनेजुला से, वो बंद हो गए। चाइना, अमेरिका कह रहा है कि मैं आपको अभी भी दूंगा, लेकिन अब आपको भुगतान जो है वो डॉलर में करना पड़ेगा, वो आप अपने युआन में नहीं कर सकते। और असलियत में रशिया, चाइना, ब्रिक्स का और एससीओ का जो टोटल एम है वो ये है कि दुनिया से अमेरिका के डॉलर की दादागिरी को कम करना है। अब अगर इस मामले में चाइना रशिया के साथ आ जाता है और फिर और कंट्रीज यानी कि जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यू डोंट नो इंडिया में आल्सो ज्वाइन देम, क्योंकि इंडिया के ऊपर ये 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन बनती है देन इट मे टर्न आउट टू बी ए थर्ड वर्ल्ड वॉर। जी जी बिल्कुल। रवि जी, दूसरी ओर क्या अमेरिका को लेकर बात करें, अमेरिका खुद दुनिया में अपने आप को जज, ज्यूरी और जल्लाद मानने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की ये एक दमनकारी नीति को लेकर बात करें या फिर अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बात करें, वो लगातार देखने को मिल रही है। चाहे चीन को लेकर बात करें, ईरान इजराइल को लेकर बात करें, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात करें, भारत पाकिस्तान का युद्ध जब हुआ उस वक्त भी अमेरिका का हस्तक्षेप जो है वो देखने को मिला, और भारत ने अमेरिका से कोई बात की भी नहीं थी। उसके बावजूद भी अमेरिका ने यह दावा किया कि मैंने मध्यस्थता करवाई है, मैंने भारत से बात की है।
जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ अभिषेक जी। असल में सेकंड टर्म में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से ही अमेरिका का रवैया पूरी दुनिया के लिए बदल गया है। पूरी जी। व्यापारिक दृष्टि से वो काम कर रहा है और एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है। उसको हर अमेरिका को पहले से ज्यादा मजबूत करना है, पहले से अधिक धनवान बनाना है। और खासकर वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिस पर कहीं ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन और रूस का भी बहुत बड़ा जो है नजर थी, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो किसी भी देश को अमीर बना सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं रूस की का भी काराकस में बहुत बड़ी चीन का भी काराकस में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है चीन ने। और चीन का बहुत बड़ा आयात भी है वहां पे और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी लगा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ था कि आने वाले टाइम में जब वेनेजुएला पर कब्जा किया गया तो यह हालांकि पूरी दुनिया दो भागों में बंटती नजर आएगी। लेकिन जिस प्रकार से कभी टैरिफ के नाम पर, कभी जो है अवैध प्रतिबंधित तेल बेचने के नाम पर, कभी ड्रग्स के नाम पर देशों को धमकाने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उनका एक डबल स्टैंडर्ड दुनिया के सामने आ चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया दो फाड़ होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, मैं अभी कर्नल टीपी त्यागी जी को सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जैसे ही देखेंगे आने वाले टाइम में, अभी तो रूस और अमेरिका के सामने दिख रहे, आमने सामने दिख रहे हैं आने, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी पहले धमकी दे चुका है और वो स्पष्ट कर चुका है कि वेनेजुएला के मामले में वो बिल्कुल सहन नहीं करेगा। दूसरी बात, चीन अभी तक खुलकर अभी कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट काराकास में है। और आने वाले टाइम में लेकिन मैं समझता हूं दुनिया दो भागों में बंटती नजर आएगी। इसमें कहीं ना कहीं ब्रिक्स का बड़ा रोल हो सकता है और डॉलर की जो पावर है उसको सच में खत्म करने के लिए कोई तीसरी करेंसी इजाद करने की तरफ जो एससीओ के दौरान दिख रहा था मामला, जिसमें जो तस्वीरें सामने आई थी, मुझे लगता है कोई बड़े फैसले, वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकते हैं, कोई नए फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार दबाव की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया पर, किसी एक देश पर नहीं। मैं समझता हूं अब तो वो दूसरी महाशक्तियों पर भी जिस प्रकार से शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को लेकर जा रहे हैं। और इसका जो श्रेय जाएगा शायद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अमेरिकन जो बिजनेसमैन है वो भी इस बात को जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अमेरिका के खिलाफ जा सकती हैं और पूरी दुनिया एकजुट हो सकती है इस बात को लेकर, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप बिना सोचे समझे डिसीजन लिए जा रहे हैं और खासकर उनका बड़बोलापन वो उन पर भारी पड़ रहा है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज रूस की संसद के अंदर जो सांसद भड़के हुए हैं, मैं समझता हूं आने वाले टाइम में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जंग छिड़नी तय है। और अगर इसे जल्दी ही शांत नहीं किया गया, क्योंकि मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, यह बहुत बड़ा इश्यू है। और खासकर मैं समझता हूँ रूस के लिए बहुत इज्जत का सवाल खड़ा होता है इसके अंदर। खासकर मैं बता दूं कि जिस प्रकार से जो इनके सांसद, रूसी सांसदों ने जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की भी बात कर दी है और खासकर पनडुब्बी हटवाने की बात कर दी है, तो यह तय है कि अंदरूनी बहस कहीं ना कहीं रूस में चल रही है। वहां की संसद में कहीं ना कहीं इसका जवाब तो व्लादिमीर पुतिन को जल्दी ही देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं अभी स्टेटमेंट नहीं आई है, मैं मानता हूं, लेकिन आने वाले टाइम में जब भी स्टेटमेंट आएगी तो दोनों तरफ से तलवारें खींच सकती हैं। क्योंकि यूक्रेन के मामले में तो कहीं ना कहीं रूस शांति बनाए हुए था, क्योंकि उसे पता था कि इस युद्ध को वो जल्दी ही समेट लेगा। लेकिन जिस प्रकार से उसके खुद के पनडुब्बियों को अब अमेरिका कब्जा कर रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे उसका जवाबदेही व्लादिमीर पुतिन की रूस के प्रति, अपनी जनता के प्रति और अपनी संसद के प्रति बनती है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले टाइम में जब दूसरे देशों की स्टेटमेंट आएगी तो मामला भड़क सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया मामला बदल सकता है। लेकिन त्यागी साहब, इस बीच अगर व्लादिमीर पुतिन ने जवाब में अगर अमेरिकी जहाज को डुबो दिया, अटैक कर दिया, तो क्या ये माना जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 तय है? नहीं सर, पहली बात तो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी मां ने कहा था कि दिस इडियट हैज गॉट नो कॉमन सेंस एंड इफ ही जॉइंस पॉलिटिक्स ही विल बी ए डिजास्टर। तो उनके कैरेक्टर की वजह से सिचुएशन ये हो गई है कि सारी दुनिया में देश उनके खिलाफ हो गए हैं। जो देश उनके साथ हैं भी वो भी मन से साथ नहीं है, मजबूरी में साथ हैं, इंक्लूडिंग वेनेजुएला। अब ऐसी स्थिति में ये कहना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, मैं समझता हूं कि दुनिया में बुद्धिमान लोग भी हैं और वो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड कर सकते हैं। और वो कर सकता है पूरी दुनिया में केवल एक देश, जिसका नाम है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। कैसे कर सकता है ये मैं बताना चाहता हूं।
क्योंकि आज पूरी दुनिया करीब करीब ट्रंप के खिलाफ हो गई है, यानी कि 200 कंट्रीज हैं। अगर जनरल असेंबली की एक बैठक बुलाई जाए और उसमें 2/3 मत से ये कह दिया जाए कि हम यूएन चार्टर को बदलना चाहते हैं, तो वो 2/3 बहुमत और प्लस सिक्योरिटी काउंसिल के कोई भी 7 मेंबर, उसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉर्मली, उसमें से कोई भी 7 मेंबर विद और विदाउट परमानेंट मेंबर अगर उसका साथ दे दे तो ये बनती है क्लॉज 109 ऑफ यूएन चार्टर। उसके अंतर्गत फिर आप यूएन चार्टर में से वीटो पावर को खत्म करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। और सारी मुसीबत की जड़ है ये 5 परमानेंट देश जिनको वीटो पावर मिली हुई है। अगर वीटो पावर खत्म हो जाती है तो दुनिया में करीब करीब शांति हो जाएगी। ये जो मैंने आपको बात बताई, ये 1945 में हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर रामास्वामी मुडलियार ने यूएन चार्टर में लिखवा दिया था, चर्चिल को, रूजवेल्ट को और स्टालिन को कहकर, उनके दबाव के बावजूद। तो इसलिए को किसी भी अंधेरे के अंदर कोई ना कोई एक उम्मीद की किरण रहती है। अगर हिंदुस्तान इस रोल को अख्तियार करता है तो बहुत मुमकिन है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी रुक जाए, आने वाले समय में भी वॉर बंद होने शुरू हो जाए। वर्तमान की स्थिति ये है, वर्तमान में अगर भारत ये नहीं करता है तो वर्तमान की स्थिति डिपेंड करती है चाइना के ऊपर। क्योंकि जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी रशिया में कजान में 2024 में, वहां ये फैसला ले लिया गया था कि वी आर गोइंग फॉर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और उसके बाद पिछले साल जब एससीओ की मीटिंग हुई चाइना में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जब मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग मिले, तब उस ब्रिक्स वाली मीटिंग के ऊपर ठप्पा लग गया था। उसी की वजह से ट्रम्प डरे हुए हैं। और वो ठप्पा इसलिए था कि हमारा एम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, और डॉलर का जो वो सिस्टम है जिसे स्विफ्ट कहते हैं, उस स्विफ्ट सिस्टम से हटके हम अपना नेशनल प्लेटफॉर्म बनाए जो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो। ये हो गया था, तो दिस इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो आज की सिचुएशन ये है कि अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता है और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया और चाइना के साथ इंडिया भी आता है, तो फिर मैं समझता हूं कि अमेरिका के जो टांके हैं वो ढीले हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर। रवि जी, दूसरी ओर अगर यूएन जैसी संस्थाओं का जिक्र यहां पर मैं करना चाहूंगा। यूएन जैसी संस्थाएं जो है वो बनाई गई वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए, या विश्व में कहीं इस तरीके की कोई घटना घटित होती है तो उसको लेकर चर्चा करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन रवि जी, बड़ी बात यहां पर यह है कि आज के समय में अगर यूएन जैसी संस्थाओं को लेकर बात करें, वो अपंग हो गई है, अपाहिज हो गई है। जी बिल्कुल, जो जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की बनती थी, जिसके लिए उसका गठन किया गया था, जिसकी जो मैं समझता हूँ पूरी तरह से फेलियर घोषित हो रही है, जो लगातार वो अब मात्र कुछ देशों की कठपुतली बनकर काम कर रही है। सच्चाई ये है कि अपनी मर्जी से अमेरिका उसको चला रहा है, पूरी दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। लगातार जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे यूक्रेन की बात करें, रूस की, जिन देशों में भी जंग छिड़ रही है, इनका खत्म कराना यूनाइटेड नेशन की पहली जिम्मेदारी बनती है। वेनेजुएला के अंदर जिस प्रकार से अमेरिका ने कब्जा किया, इस पर भी कोई प्रतिक्रिया यूनाइटेड नेशन की नहीं आई, बल्कि जो इनके अमेरिकी राजदूत ने वहां पर कहा कि हमारा पश्चिमी गोलार्ध पर तो पूरी तरह से अमेरिका का ही कब्जा रहेगा और अमेरिका का ही है वो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की बनती थी, परंतु अपनी जिम्मेदारी को भुलाकर कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे चीन की बात करें, ये अपनी मर्जी से पूरी तरह से वहां पे दखल देते हैं। लेकिन सच्चाई है कि पूरी तरह से फेलियर घोषित हो चुका है। और मैं समझता हूं हर मामले, पाकिस्तान में जिस प्रकार से इमरान खान को कैद किया गया, उसके बाद प्रतिक्रिया तो आई कि आप उनको जल्दी, मतलब उन पर मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस प्रकार से एलिगेशन आया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है,
परंतु यूनाइटेड नेशन ने पूरी तरह से आंखें मूंद रखी है। मोहम्मद यूनुस वहां के जो अंतरिम सरकार के सर्वसर्वा है, वो पूरी तरह से आंखों में पट्टी बांध रखे। यूनाइटेड नेशन ने एक बार भी उन्हें तलब नहीं किया। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से लोग मारे जा रहे हैं, उस पर कहीं भी किसी प्रकार की भी प्रतिक्रिया न आना, यह एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से फेलियर दिख रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जवाबदेही तो बनती है, देनी भी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर बड़ी हुई एक यहां पर कंफ्यूजन पैदा होती हुई नजर आ रही है। यूएन को लेकर बात करें तो यूएन भी जाहिर तौर पर यहां पर केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्थितियां बड़ी विपरीत इस वक्त वैश्विक स्तर पर बनती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए।